चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वेक्टर के ये कुछ 30 क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से निकाले, कुछ अपने आप भी बनाए हैं और ये एकदम यूनिक क्वेश्चंस हैं। ये 30 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो ये उम्मीद करिएगा कि 2023 में 2023 में चाहे जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, अगर वेक्टर से कोई सवाल आएगा तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द उसके रहने के काफी चांसेस रहते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले सवाल में इन्होंने दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ने कहा हुआ है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मतलब दो वेक्टर को आपने ऐड किया है, दो वेक्टर आप ऐड करें और दो वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट करें, दोनों ही कंडीशन में मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो इसके लिए उन्हें पूछा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा गया है। अरे सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। दो वेक्टर अगर ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि दोनों, जैसे सपोज करिए एक वेक्टर हमने लिया है ये 2i कैप लिया हुआ है, ये मान लीजिए हमने कितना ले लिया 3j कैप ले लिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, ये 2i कैप प्लस का 3j कैप। 90 डिग्री के एंगल पर है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने i और j को 90 डिग्री के एंगल पर लिया है तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 + 9, ये आ जाएगा √13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि उन्होंने a माइनस बी को भी साथ में बोला है तो माइनस का 3j कैप हमारा इधर की तरफ आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ जाएगा 2i माइनस 3j कैप। यहाँ पर भी जरा मैग्नीट्यूड निकालो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 + 9, ये भी कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा। मतलब कहने का दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर हो जाते हैं तो चाहे इनको जोड़ो चाहे इनको घटाओ, और किसी एंगल पर ऐसा संभव नहीं है। 90 डिग्री के एंगल पर अगर दोनों वेक्टर हो गए हैं तो उनका जो, उनको चाहे जोड़ोगे चाहे घटाओगे, दोनों का जो मतलब रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। तो हमारा इसमें जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे सपोज करिएगा एक वेक्टर हमने 2i कैप लिया हुआ है, आगे की बात मैं बता देता हूँ, सकता है आपको आगे कोई सवाल ऐसे मिले, और दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने 2j कैप लिया हुआ है, तो इनको जब जोड़ोगे तो 2i कैप प्लस का 2j कैप आएगा, और जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 2i कैप माइनस 2j कैप। इस वेक्टर, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, इस वेक्टर को और इस वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आ जाएगा 4 - 4 मतलब 0। ध्यान से देखिए, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएंगे। मतलब कहने का ये वाला एंगल भी हमारा 45 होगा और ये वाला भी एंगल 45 होगा। और वैसे भी देखो, अगर ये एंगल थीटा ले लिया जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2/2 इक्वल टू 1, मतलब थीटा हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनको ऐड करने पर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 90 डिग्री के एंगल पर है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 90 डिग्री के एंगल पर है, तो उनके रिजल्टेंट, मतलब उनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उनका जो मैग्नीट्यूड, जो दो वेक्टर मिलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो मिलेंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें एक नया सवाल मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ का तो जवाब 90 डिग्री है ही है और उस सवाल का भी जवाब 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा सवाल में इन्होंने बोला हुआ है कि a माइनस बी और a क्रॉस बी। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक वेक्टर बनाते हैं a, ये सपोज करिए हमारा वेक्टर a है और ये सपोज करिए हमारा वेक्टर b है। तो a क्रॉस b बच्चों निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। राइट हैंड की इन उंगलियों को देखो, इन उंगलियों को a पे रखिएगा और b की तरफ घुमाइएगा। घुमाना कैसे, थ्रू स्मॉलर एंगल। ए की तरफ, ए से बी की तरफ घुमा तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा एंगल बनेगा, थ्रू स्मॉलर एंगल घुमाइएगा। तो देखिएगा घुमाइएगा, जो अंगूठा जिधर जाएगा उधर हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो अंगूठा इस सवाल में हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर को ऐसे लिखा जाता है। देखो ये जो पॉइंट जो होता है ये आउटवर्ड, आउट के लिए होता है, और जो ये होता है ये इनवर्ट के लिए होता है। तो अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आ रहा है और a माइनस बी कहीं जो होगा इसी प्लेन में होगा। तो a माइनस बी, ए क्रॉस बी के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा ना वो। एक लाइन ऐसी जो इस मतलब प्लेन में जो आपको पॉइंट दिख रहा है, रेड पॉइंट से एक लाइन ऐसी खींचिएगा जो निकले और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। a माइनस बी इसी प्लेन में होगा और वो लाइन, तो 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में बनेगा। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि आर वेक्टर, ये सवाल कई बार आया हुआ है, जेई में भी आया है और नीट में भी आया हुआ है,
इन्होंने कहा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू इतना, और उन्होंने इसमें पूछा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। और आपको भी पता है कि मैंने एक फॉर्मूला अक्सर लिखता रहता हूँ, आर वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर। ये कैसे निकलते हैं? आर वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सीलरेशन वेक्टर। तो यहाँ पे cos ओमेगा टी आया है तो उसका मैं डिफरेंशिएशन पहले लिख देता हूँ। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो होगा वो ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। तो इसमें हम लोग जब वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, प्लस लगा उसको प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे साइन ओमेगा टी दिया हुआ तो इसको हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा टी वाई कैप। अल्टीमेटली वेलोसिटी वेक्टर हमारा ये आ चुका है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ चुका है। अगर हमको एक्सीलरेशन वेक्टर निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे? एक्सीलरेशन वेक्टर निकालने का बेहतरीन तरीका यही है कि क्या करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। तो वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये माइनस का ओमेगा है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इसका आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जरा देखिएगा, एक ओमेगा ऑलरेडी है और एक ओमेगा और आएगा तो आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, सॉरी एक्स कैप, हाँ, माइनस का यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब इसको यहाँ पर लेकर जाओगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। इसको जरा सजा के और थोड़ा सा प्यार से लिखते हैं तो ए वेक्टर इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। और बहुत बारीकी से देखो तो ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से हम कुछ इस वाली लाइन से इक्वेशन नंबर सेकंड से एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये मतलब दोनों पैरेलल हैं लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ, तो क्या हुआ, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर जो होंगे ये एंटी पैरेलल होंगे। यहां से हमको एक कंक्लूजन मिल गया क्योंकि आपस में नेगेटिव साइन के साथ में इक्वल है, तो एंटी पैरेलल हो गया। अब इसके चलिए ऑप्शन पे आते हैं। उन्होंने पहले ऑप्शन में दिया है वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। उन्होंने कहा कि वेलोसिटी वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जरा चेक करते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो जरा देखिएगा, वेलोसिटी वेक्टर हमारा बच्चों क्या है, ये आर वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये हमारा आर वेलोसिटी वेक्टर रहा और ये हमारा आर वेक्टर रहा। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है माइनस का ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी वेलोसिटी वेक्टर का, और आर वेक्टर का कितना है, कॉस ओमेगा टी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इधर आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, प्लस इधर देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, साइन ओमेगा टी, इसका कितना है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसमें भी आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। बहुत बारीकी से देखो तो ये टर्म नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव लगा हुआ और ये पॉजिटिव है, तो घट के 0 हो जाएंगे। मतलब कहने का, हाँ, वेलोसिटी और आर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और यहां से हमने कैलकुलेशन निकाला था कि आर वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले मैं आर वेक्टर बच्चों बताता हूं कैसे निकलता है। ये हमारा सेंटर रहा और ये रेडियस वेक्टर है, ये सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, सेंटर से बाहर की तरफ हमारा क्या होता है, आर वेक्टर। और एक्सीलरेशन वेक्टर किधर है, सेंटर की ओर है। तो सेंटर की ओर है मतलब ये ओरिजिन की ओर है। अब जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर आर वेक्टर हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन वेक्टर हमारा किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होना है। तो जो पहले ऑप्शन में बोला वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, हाँ सही बात है, जो कि हमको यहाँ से मिल गई है। और दूसरे ऑप्शन में बोला है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, हाँ ये बात हमको सही लग रही है, बट इसको अभी लगा लेते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं लगाएंगे, दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं।
हो सकता है कि कोई इससे भी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हमें मिल जाए। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने कहा कि वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, हाँ सही बात है, लेकिन उसमें कहा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, नहीं, वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये वाली बात गलत है। दूसरे में उन्होंने कहा कि तीसरे ऑप्शन में कहा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, नहीं, वेलोसिटी और आर वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्सेलरेशन और आर वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। तीसरे ऑप्शन में उन्होंने कहा हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर, नहीं, वेलोसिटी तो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली बात गलत हो गई। तो हमारी ये पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सही हो गया करके। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन एक आया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ध्यान से देखिएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स, एक फोर्स है, एट फोर्स कहाँ पे लगा हुआ है, 2,0,3 पे लगा हुआ है, मतलब एक पॉइंट ए ले लेते हैं, वहां पे फोर्स लगा हुआ है, फोर्स वेक्टर लगा हुआ 2,0,-3 पे, और इसका टॉर्क पूछा, इसका क्या पूछा गया, मोमेंट ऑफ फोर्स। पहले मोमेंट ऑफ फोर्स को समझ लेते हैं बच्चों। मोमेंट ऑफ फोर्स को वन वर्ड में बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क मतलब इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। ये निकलता कैसे है, बल आघूर्ण टॉर्क जो निकलता है वो आर क्रॉस एफ से निकलता है। अच्छा, इसका एक मैं आसान तरीका बताता हूँ, फालतू के तरीके, क्योंकि आर क्रॉस एफ तो आप में से सभी लोग निकाल लोगे, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आपको आर वेक्टर निकालना होगा, आर वेक्टर मैं निकालना लेकिन सिखा देता हूँ। किस किस पॉइंट के अबाउट में निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट में निकालना है, 2,-2,-2। तो आर वेक्टर आप लोग ऐसे बना लिया कीजिए, कैसे, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 - 2 तो कितना हो गया 0, और ये x था तो i कैप, यहाँ पर 0 है, इसको लिखेगा 0 --2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये प्लस का 2, ये y था तो j कैप हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, -3 - -2 तो ये हो जाएगा माइनस का 1, मतलब ये माइनस का k कैप। आर वेक्टर बच्चों हमारा इतना हो जाएगा, और एफ वेक्टर तो हमको पता ही है। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिएगा, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू कितना है, आर क्रॉस एफ है। और आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, अगर नहीं जानते हैं जो बच्चे देख रहे हैं, जो टॉर्क वेक्टर होगा वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है। ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो अगर टॉर्क, यहाँ पर भी टॉर्क क्या होगा, आर के परपेंडिकुलर होगा और एफ के, मतलब आर डॉट एफ कराओगे अगर तो 0 आएगा, और आर डॉट, नहीं सॉरी, आर डॉट टॉर्क कराओगे तो 0 आएगा, और एफ डॉट टॉर्क कराओगे तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि आर एफ दोनों के टॉर्क परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो एक बात समझिएगा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं, ऑप्शन तो इन्हीं चार में से कोई एक है, तो चुपके से एक ऑप्शन को पकड़ते हैं जरा, और देखते हैं कि उसका फोर्स वेक्टर, क्योंकि टॉर्क इनमें से कोई एक होगा, मान लीजिए मसलन टॉर्क हमारा ये वाला है, सेकंड, सपोज करिए सेकंड है ऑप्शन, तो चेक करते हैं। तो अगर ये टॉर्क होगा तो इसका एफ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा, तो करा के देखते हैं। यहाँ पे -7 है और यहाँ पर एफ में कितना है 4, तो माइनस का 28, यहाँ पर -8 है, यहाँ पर एफ में कितना है 5 है, तो 8 पंचे 40, माइनस का 40, प्लस यहाँ पे माइनस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, तो 6 चौक कितना हो गया 24, तो ये हुआ 28, 40, ये निगेटिव नहीं होगा, मतलब इक्वल टू 0 नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे कट कर दो। दूसरा ऑप्शन, एक फोर्थ पकड़ लेते हैं, जरा इसको देखते हैं। यहाँ पर -7 है, तो -7 को 4 से कराते हैं, माइनस का 28 आएगा। ये -4 है, -4 को 5 से कराओगे तो 5 चक्कू 20, माइनस का 20 आएगा, और ये माइनस का 8 है, और ये माइनस का 6 है, माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 48 आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन बन रहा है, -28 -20, ये 48 हो जाएगा, तो कितना हो गया 0। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको हमें आर वेक्टर के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। तो जरा करते हैं, तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पे कितना है, ये -7 है, तो -7, और यहाँ पे कितना है 0, प्लस यहाँ पर कितना है -4,
-4, और यहाँ पर j का कितना है 2, यहाँ पे कितना है माइनस का 8 प्लस का -8, और यहाँ पे कितना है -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, और ये यहाँ पे -8 -1, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, मतलब 0। देखो कितना टाइम लगा। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में वो डिटर्मिनेंट और सारणिक लगा करके करना पड़ता है आपको, तो पता लग गया हमको, ऑप्शन पता लग गया कि भैया फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। एक शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको प्रैक्टिस जिसका बच्चे का जितना बेहतर होगा उतनी आसानी से आएगा। प्रैक्टिस करिएगा इस सवाल को, आप लोग जब घर पे लगाइएगा बार बार करिएगा, खटाखट डॉट प्रोडक्ट खटाखट तुरंत बहुत तेजी से कराओ, एक तरफ से करा दो, दूसरे से कराओ, फिर चौथे से करा दो। पहले अगर दूसरे चौथे में से कोई ऑप्शन नहीं तो पहले से कराओ, अगर पहले से भी नहीं रहा मतलब तीसरा ऑप्शन है, फिर कराने की जरूरत नहीं। और किसी एक का करा के देखो, किसी एक का करा के देखो, अगर 0 हुआ है तो दूसरे पे जाओ, अगर एक का 0 नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के साथ 0 होना चाहिए, अगर एक के साथ 0 नहीं हुआ है तो दूसरे से कराओ ही मत, टाइम बच जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया जाकर के फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ में। इधर इसमें कह रहा है ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है इतना, इसके बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, कैसा जो भी होगा नल वेक्टर होगा, तो इसका नल वेक्टर की परिभाषा क्या होती है। नल वेक्टर बच्चों होता क्या है, देखिए, हाँ नल वेक्टर की परिभाषा क्या होती है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 होता है, मैग्नीट्यूड 0, बट आर्बिट्रेरी इसके पास एक डायरेक्शन होती है। मतलब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब होता है एक स्वेच्छा से कोई डायरेक्शन ले सकते हो, डिसाइडेड नहीं होती कि कौन सी होगी, बट आप कोई भी ले सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो इसका तो मैग्नीट्यूड 0 है नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके देख लीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट में तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और इधर जे का कोएफिशिएंट कितना है 1/√2, तो ये वही 1/2, तो ये 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1, मतलब 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1 आया। तो यूनिट वेक्टर में ऐसा होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √2 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। स्केलर क्वांटिटी ये है नहीं, नल वेक्टर ये है नहीं, तो क्या हुआ जाकर के यूनिट वेक्टर हो गया जाकर के इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विद एंड्स विद इतना। देखो एक ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना जो 4, -4, 0, और दूसरा पॉइंट इसका कितना है -2, -2, 0। पहले वो वेक्टर निकाल लेते हैं, मान लेते हैं वो वेक्टर आर वेक्टर है, कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब -2 -4 आई कैप प्लस -2, और ये -4 करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा जे कैप, प्लस 0 -0, और क्या हो जाएगा ये के कैप, मतलब वेक्टर हमारा आ जाएगा माइनस का 6i प्लस का 2j कैप प्लस का 0k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों अगर, तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, √40 आ जाएगा। √40 का मतलब कितना होता है 4 × 10, तो ये आ जाएगा 2√10, 2√10, 10 से डी ऑप्शन मतलब मैच हो गया, मतलब डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, यूनिट इस किसी वेक्टर के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 + 1 √2, तो ये हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा हो गया। बहुत आसान सवाल था, ऐसे सवाल कई बार पूछ ले जाते हैं। इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक फिगर दिया गया है ट्राइंगल, मतलब इसमें बना हुआ है और 4 ऑप्शन दिए गए कौन सा वाला सही है। तो देख लो इसमें ट्राइंगल लॉ लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। चाहो तो आप जैसे स्टार्ट करना चाहो वैसे स्टार्ट कर लीजिए, या चाहो तो देखो, देखिए ट्राइंगल लॉ को देखोगे तो ये वेक्टर सी ऐसे आया, ये वेक्टर सी, जहां पे सी खत्म हो वहां से क्या लगा हुआ है ए लगा हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, पहले वेक्टर से के टेल से दूसरे वेक्टर की हेड पे जोड़ दो, इक्वल टू वेक्टर बी। तो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए जो हमारा थर्ड से मैच कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर, एक ही वैल्यू निकालनी। दो वेक्टर बच्चों अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है, आप भी जानते हो, और नहीं जानते तो यहाँ पे सीखो। देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे कराएंगे, ए का कोएफिशिएंट यहाँ पर पहले वाले वेक्टर का कोएफिशिएंट आई का ए है,
इसमें i का कितना है, इसमें भी a है तो a इंटू ए, इसमें j का कितना है, a है प्लस लगा करके a, इसमें j का कितना है -2 है तो इंटू -2 प्लस यहाँ पर k का कितना है 3 है, यहाँ पर k का कितना है -1 है इंटू -1, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, मतलब कहने का p डॉट q हम लोगों ने 0 किया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा a स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 2a माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान काम। 2a के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ो 2a, मतलब 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो जोड़ो तो कितना आ जाए, गुणा करो तो जोड़ो तो 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो इसमें कितना कितना ले लेंगे, 3 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 3a और प्लस का a, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3a स्क्वायर आना चाहिए, माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 3 प्लस 1 कॉमन होगा तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 1, मतलब a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 या a इक्वल टू -1। 3 और -1 में कोई भी हो सकता है, तो इसमें 3 दे रखा है तो 3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इसमें होल कॉमन यहाँ पर लिया गया, किसी को अगर डाउट होगा तो यहाँ पर a माइनस 3 मैं फिर से कर देता हूँ स्टेप, a माइनस 3 और दूसरे में ब्रैकेट में आएगा a प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके 0 हैं, इसका मतलब क्या है, या तो x0 या तो y0 या तो दोनों 0 हो सकते हैं। तो अगर a माइनस 3 को 0 करोगे तो a इक्वल टू 3 मिलेगा, और अगर a प्लस 1 को 0 करोगे तो a इक्वल टू -1 मिलेगा। चूंकि 3 ऑप्शन इसमें दे रखा है तो हमारा 3 हम इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन दे रखा है, इधर देखो, एक वेक्टर p प्लस क्यू और p क्रॉस क्यू, इधर देखो अभी एक ही सवाल थोड़ी देर पहले कराया था, ये p वेक्टर है और ये बच्चों हमारा q वेक्टर है, कलर चेंज कर लेता है। तो p क्रॉस q कैसे आएगा, देखो ऐसे, p से वही मैंने क्या बताया था, इन उंगलियों को p पे रखो और q की तरफ घुमाओ, p पे रख के q की तरफ घुमाओ, तो p पे रखोगे q की तरफ घुमाओगे तो, और कैसे घुमाना, थ्रू स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल की तरफ में, क्योंकि घुमा तो ऐसे भी सकते थे, ऐसे नहीं घुमाना है, थ्रू स्मॉलर एंगल घुमाना है। तो जो अंगूठा जाएगा वो किधर आएगा, अंगूठा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये हमारा जो डायरेक्शन होता है वो a क्रॉस b होता है, मतलब p क्रॉस q कैसे हो जाएगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसको आप लोग अक्सर कई बार करके ऐसे बना देते हो, p क्रॉस q। और a प्लस p प्लस q कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, दोनों दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, उनके बीच से ही जाएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर इनके हो चुका है। तो अब ये क्या हो जाएगा, p क्रॉस q और p प्लस q क्या क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, तो बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। थर्ड आते हैं, इधर देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 और 3 का कहा है उन्होंने, उसका रिजल्टेंट कितना है 1 है। दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लेते हैं p है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, एक वेक्टर मान लेते हैं q, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अरे भैया, तो 1 कब आएगा, जब इन दोनों को घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, क्योंकि दो, अगर एक वेक्टर p हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया, तो इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। कैसे पता करते हैं, दोनों को जोड़ दो, और मिनिमम कितना हो जाएगा, बड़े से छोटा घटा दो 1, तो मतलब ये घटेगा है, मतलब यहाँ पर क्या है, p और q एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल अगर हो गए तो एंटी पैरेलल होने पर, अब इनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है क्रॉस प्रोडक्ट। अरे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, पी क्यू साइन थीटा, एंटी पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो गया पाई, और साइन पाई की वैल्यू जो होती है बच्चों 0 होती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें उन्होंने कहा है, देखो ये वेक्टर पैरेलल है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज बता देता हूँ, a1 i कैप, a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप, अगर ये पैरेलल हो जाएं तो कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है, मतलब a1 बाई b1, i का कोफिशिएंट a1, यहाँ पे b1 इक्वल्स टू हो जाएगा a2 बाई b2 इक्वल्स टू हो जाएगा a3 बाई
B3, ऐसा रूल रहता है। तो इसमें भी वही कर देंगे, यहाँ पर P का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर Q में कितना है I का 1, यहाँ पर कितना है B का कितना है, J का कितना है B, यहाँ पर J का कितना है 1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 1। तो इसमें B की वैल्यू पूछी गई तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, B इक्वल टू 2, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने इसमें बहुत अच्छा सवाल दिया है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट बी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, ए बी साइन थीटा आता है, और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये अमूमन अगर इसको ए बी कट कर दिया जाए तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और वैसे भी साइन 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। तो इधर मैग्नीट्यूड 1/√2 आ जाएगा और इधर भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, AB/√2 ही आ जाएगा। तो जाहिर सी बात थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल बड़ा ही मस्त सवाल है, इसमें क्या उन्होंने कहा हुआ है पढ़िएगा। द एंगल्स विच आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप मेक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से जब भी एंगल निकालना हो किसी वेक्टर का तो इसको डायरेक्शन कोसाइन से सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे लिखा करो, एक्स एक्सिस से जब भी एंगल निकालना हो कॉस अल्फा लिखो, और जो वेक्टर हो वेक्टर में जो एक्स कोएफिशिएंट जिसका हो एक्स वाले का आई वाले का यहाँ पे कितना है 1 है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो कितना आएगा 1, आई का 1 है, जे का भी 1 है और के का √2 है, तो √2 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं √2 का 2 आ जाएगा। तो नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 1/√4 1/2। तो 1/2 कितने पे होता है, cos 60 डिग्री पे। तो अल्फा हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, अल्फा 60 डिग्री आ जाएगा एक्स एक्सिस से, मतलब ये एंगल एक्स एक्सिस से हो गया। वाई एक्सिस से लिखना है तो उसको cos बीटा लिख दो। वाई एक्सिस से जब भी लिखना हो तो क्या करना, जे के कोएफिशिएंट को देखिए, जे का कोएफिशिएंट कितना है 1, और इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो यहाँ फिर से वही 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब बीटा भी 60 डिग्री हो जाएगा। और गामा निकालना होगा जेड एक्सिस से तो कॉस गामा ले लेना, कॉस गामा कितना आएगा जरा ध्यान से, जेड का कोएफिशिएंट कितना √2, और जो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है 2, तो इसको काटोगे तो 1/√2, और 1/√2 कितने पे होता है 45 पे। तो गामा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस से 60, वाई एक्सिस से 60 और जेड एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 60 60 45 रिस्पेक्टिवली हमारा ये वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जरा, पहले पढ़ते हैं, पहले पढ़िएगा। पहले में कहा गया अ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब बना लेते हैं। ये रहा हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर है, तो ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है आई कैप, तो 5 आई कैप से जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आफ्टर 10 सेकेंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ बट विद सेम स्पीड। अब इसकी इस डायरेक्शन क्या हो गई है, नॉर्थ की तरफ हो गई है, तो ये नॉर्थ हो गया। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चूंकि वही रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा जे कैप होता है। तो एक्सेलरेशन पूछा गया, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में चेंज इन टाइम, ये 10 सेकंड में हुआ है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 5 जे कैप माइनस का 5 आई कैप डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारा बच्चों आ जाएगा जे कैप माइनस का आई कैप डिवाइडेड बाई 2, इतना वेक्टर आ जाएगा। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी साथ में निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आ जाएगा, जे का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और आई का कोएफिशिएंट कितना होगा माइनस का 1/2, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, देखो इसको समझिएगा, इसको बच्चों ऐसे लिखा गया 1/2 जे कैप माइनस का 1/2 आई कैप। तो आई का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 1/2, तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/√2, मतलब एक्सेलरेशन आएगा 1/√2। तो जीरो तो है नहीं मैग्नीट्यूड वाइज, तो जीरो तो गलत हो गया 1/√2। लेकिन इसमें साथ में इन्होंने एक बात और दे रखी है डायरेक्शन वाइज भी,
आहा, देखो एक्सेलरेशन आया कितना है, ध्यान से समझिएगा। एक्सेलरेशन हमारा आया है 5j कैप प्लस माइनस 5i कैप, यहां से मिला है। तो 5j कैप और 5i कैप को हमें जोड़ना होगा माइनस 5i कैप को। कैसे जोड़ेंगे? तो चूंकि हमने मैग्नीट्यूड 1/√2 निकाल ही लिया है, तो थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं पहले। इसको जोड़ने के लिए थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। हाँ देखो तब, ये हमारा वही फिर से साइन बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये आई कैप है और ये हमारा जे कैप है। तो किसको किसको जोड़ना है? हमें इसको इसको जोड़ना है, 5j कैप और 5i कैप को। तो सबसे पहले 5j कैप बनाइए। 5j कैप कैसे जाएगा? 5j कैप ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमारा हो गया 5j कैप। इसमें कितना ऐड कर देना है? माइनस का 5i कैप। तो माइनस का 5i कैप किधर आएगा? वेस्ट डायरेक्शन में, माइनस का 5i कैप। तो डायरेक्शन कैसे आएगी? पहले से दूसरे की तरफ। तो डायरेक्शन हमारी ये आएगी, ये वाली, जो ये इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला हमारा डायरेक्शन होगा। तो ये किधर, ये कैसे जा रहा है? एक्चुअली में इसको समझने का प्रयास करोगे तो ये ऐसे जा रहा है, कुछ मतलब कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट, NW। तो 1/√2 होगा, लेकिन NW डायरेक्शन में, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर को लिखो और जोड़ो। देखो वो किधर जा रहे हैं, देखो किधर जा रहा है। ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ भाग रहा है ना, नॉर्थ नॉर्थ NW में जा रहा है। तो हमारा इतना ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। पहले वाले किसको पढ़िएगा? ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, मतलब ए वेक्टर ए रहा और ये भी रहा बी वेक्टर, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। ये ए डॉट बी। दूसरा उन्होंने कहा कि ए डॉट सी भी 0 है, तो सी वेक्टर बच्चों हम लोग यहां से बना लेते हैं, सी वेक्टर ए डॉट सी 0, तो सी हमारा ये कुछ हो गया, क्योंकि ये बाहर की तरफ होगा, इसको मैंने पॉइंट किया है तो ये बाहर की तरफ होगा, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ए डॉट सी भी 0 है, मतलब ऐसे कुछ हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर। तो पूछा गया है कि ए वेक्टर इस पैरेलल, ए वेक्टर किधर होगा? देखो ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा? ए वेक्टर पैरेलल टू, ये सवाल अच्छा है। ए वेक्टर पैरेलल टू, देखो इसको, हाँ इसको मैं कराता हूं, थोड़ा सा, एक सेकेंड। ए वेक्टर पैरेलल टू, देखो अगर ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज करिए ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारा ए वेक्टर हमने लिया हुआ है, ये हमने जो आप लोगों की तरफ आ रहा बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा? ए वेक्टर के पैरेलल, देखो ये बी है, ये सी है। अगर मैं बी क्रॉस सी कराता हूं, बी पे उंगलियों को घुमा करके सी की तरफ घुमाता हूं, तो बी क्रॉस सी हमेशा आएगा ए वेक्टर की तरफ में। तो बी क्रॉस सी के ए जो पैरेलल होगा वो बी क्रॉस सी के हो जाएगा, बी क्रॉस सी के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि सी के तो परपेंडिकुलर हो चुका है और बी के भी परपेंडिकुलर हो चुका है, और बी डॉट सी तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, तो बी क्रॉस सी के ही परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे 17 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल बदला जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लिख लेते हैं। ये होता कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2ab cos थीटा। क्या कह रहा है कि एंगल इंक्रीज किया जा रहा है, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इंक्रीज नहीं किए जा रहे हैं, थीटा इंक्रीजेस। एज देखो समझो जरा ध्यान से, एज थीटा इंक्रीजेस बच्चों, cos थीटा डिक्रीज करता है, ये दिमाग में रखिएगा। cos थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा डिक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा तो sin थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा। साइन और tan तो इंक्रीज करता है, लेकिन cos घटता है। तो ये वाली क्वांटिटी घटेगी तो रिजल्टेंट क्या करेगा भाई? ए और बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वाली क्वांटिटी घट रही है तो मल्टीप्लीकेशन भी घटेगा, मतलब अंदर की टोटल क्वांटिटी घटेगी, तो रिजल्टेंट भी घटेगा, रिजल्टेंट घटेगा, जाहिर सी बात है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक देखिएगा, एक क्वेश्चन आया है, ई वेक्टर के बारे में पूछा गया है, बहुत आसान काम, ट्राइंगल लगा देंगे, ट्राइंगल रूल। देखो इसमें क्या कहा गया है इन्होंने, देखो ये देखिए समझिएगा, इसमें कुछ भी लगा लो ट्राइंगल रूल। देखो ई वेक्टर यहाँ पे आके खत्म हुआ, ई वेक्टर, तो ई वेक्टर, और यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, ए वेक्टर, यहाँ से ए वेक्टर, ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ वेक्टर बनाओगे तो वो आ जाना चाहिए था बी वेक्टर, लेकिन वो है कैसे, ऐसे आया है, तो ये क्या होगा, माइनस का बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी माइनस का बी वेक्टर, माइनस का बी वेक्टर, तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर, मतलब ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत इजी सवाल है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं आपको रटा भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि दो वेक्टर को जोड़ा गया है, उसका जो मैग्नीट्यूड आया है वह तो या तो ए के बराबर है या तो बी के बराबर है। तो समझो जरा, यहाँ पर मैं एक लाइन समझा देता हूँ। दो वेक्टर, एक वेक्टर देखो यहाँ पर ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर दे रखे हैं, तो दो वेक्टर, एक वेक्टर हमने लिया P और दूसरा वेक्टर लिया P, और उनका रिजल्टेंट भी P आया है, मतलब इनको जोड़ा तो R जो आया है, R वेक्टर, वो भी कितना आया है, P के ही बराबर आया है, तो मतलब वो 120 डिग्री के एंगल पर जुड़े हैं। जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर को 120 डिग्री के एंगल पर जोड़ोगे तो P ही वही रिजल्टेंट मिल जाता है। या P, या दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनका रिजल्टेंट अगर P आया हुआ है तो 120 डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए हैं। तो इस सवाल में वही कहा गया है, ए और बी को जोड़ा गया है तो रिजल्टेंट क्या मिला है, ए के बराबर या फिर बी के बराबर, मतलब ए और बी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब वो 120 डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए हैं, सीधा सा। ये दिमाग में रखो हर समय, और ये फायदा भी करेगा आपको जेई नेट के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। अगर एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर कितना है, 2P है, ध्यान से देखो, वन डबल द अदर, तो रिजल्टेंट के बारे में, ये रिजल्टेंट उनका रहा, तो रिजल्टेंट क्या कह रहा है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर ऑफ द, तो स्मॉलर तो P वाला है, तो P से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 90 डिग्री। तो इसमें पूछा गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, लेकिन रुको एक सेकंड, शायद सस्ता लें। हाँ, देखो ध्यान से समझिएगा, इसको मैं लिखना सिखाता हूँ। ये जैसे हो जाए P और ये हो जाए Q, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा। तो अब अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का पहले वेक्टर से एंगल, बीटा क्या है, रिजल्टेंट का दूसरे वेक्टर से एंगल। तो tan अल्फा कैसे लिखा जाता है, अल्फा कहाँ से है, P से, तो P को भूल जाओ, ऊपर लिखो Q, नीचे लिखो P, फिर लिखो Q, मतलब P को भूल जाना है, तो ऊपर फिर यहाँ पे लगा दो साइन थीटा, प्लस लगा के यहाँ पे कॉस थीटा, tan अल्फा हो गया। tan बीटा कैसे लिखोगे, tan बीटा देखो कहां से है, tan बीटा कहां से है, बीटा है Q से, Q को भूल जाओ, ऊपर लिखो P, नीचे लिखो Q, फिर P, यहाँ पे साइन थीटा प्लस लगा के कॉस थीटा। ये वेक्टर एंगल लिखने का तरीका है। अब यही चीज यहाँ पर देखो, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री कहां से है, P से, तो tan 90 इक्वल टू P से, तो P को भूल जाओ, दूसरा वाला क्या है 2P, तो 2P बाई P, और ये रहा 2P, यहाँ पर साइन थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा प्लस लगा के कॉस थीटा, और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं 1/0, इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं 1/0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर ये इधर, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, यहां से मिलेगा आपको P प्लस 2P कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, P से P चला गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/2, और कॉस माइनस का 1/2 होता है 120 डिग्री के एंगल पर, तो थीटा कितना हो गया 120 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है। बहुत आसान काम, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, हाँ 21-21 नंबर, एक पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी,
ये ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया, ABCD ऐसे हो गया। अब इसमें क्या कहा गया, AB वेक्टर और AD वेक्टर दे रखा है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BD पूछा गया है, BD, B से D को मिला दीजिएगा जरा। तो देखो आप भी जानते हो, ये देखो इस ट्रायंगल में आइडेंटिटी लगा दो, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल्स टू AD वेक्टर। पहले BD वेक्टर निकाल लें, फिर यूनिट वेक्टर भी निकाल लेंगे। तो BD वेक्टर हमारा हो जाएगा AD वेक्टर माइनस का AB वेक्टर। AD वेक्टर दे रखा है, AD वेक्टर दे रखा है आई कैप, देखो इधर ये दे रखा है आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और AB वेक्टर भी हमारा दे रखा माइनस 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप। इसको कैसे मैनेज करेंगे, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का 2i माइनस का 4j प्लस का 5k। तो आई वालों को जोड़ लो, यहाँ पे i है, यहाँ पे 2i है, तो माइनस का i आ जाएगा, ये 2j है, ये माइनस का 4j है, तो माइनस का 2j हो जाएगा, और ये 3k है, ये 5k, तो ये कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा। मतलब हमारा जो BD वेक्टर आएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस आई माइनस 2j प्लस का 8k, ये वेक्टर आया। अब इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, i का कोफिशिएंट 1, j का कितना है 2 का 2 का स्क्वायर 4, और 8 का कितना हो जाएगा 64, 60 ये हो जाएगा 69, मतलब माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 8k कैप डिवाइडेड बाय रूट 69। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है, if none of the vector if none of the vector a vector comma b vector and c vector are zero, इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है, और उन्होंने कहा कि a क्रॉस b जीरो है। इधर देखिएगा a क्रॉस b अगर जीरो है मतलब कब तभी जीरो हो सकता है जब वो पैरेलल होंगे, क्योंकि a क्रॉस b होता क्या है, एरिया पैरेललोग्राम। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका a क्रॉस b क्या होगा, जीरो होगा, और मतलब a b के पैरेलल है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि b क्रॉस c भी जीरो है, तो मतलब b c के पैरेलल, a b के पैरेलल है और b c के पैरेलल है। तो उन्होंने पूछा कि a क्रॉस c क्या होगा, अरे भैया जब तीनों पैरेलल है तो a क्रॉस c भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो वहां भी जीरो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 24 ईयर आ गया। आगे उन्होंने कहा कि इफ टू नॉन पैरेलल वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो अभी मैंने एक सवाल कराया था, पहला या दूसरा सवाल था, दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है और पूछा गया है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी कैसे होंगे, आर इन टू नॉन पैरेलल है, और पूछा गया है कि a माइनस बी और a प्लस बी कैसे होंगे। तो जरा हम इसको समझ निकालते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है मतलब मॉड a मॉड b बराबर है, तो एक ऐसे काम कर सकते हैं, a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट। देखो कभी भी सवाल आए तो कोशिश करो, देखो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री तो नहीं है, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है 0 डिग्री 90 डिग्री होने की, ये समझ लो। तो क्या करो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट जरा निकालते हैं, इसका कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो ए और बी बराबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, मतलब क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाकर के। और वैसे भी दो वेक्टर मतलब ये परपेंडिकुलर ही होंगे जाकर के, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, इसमें ज्यादा क्या। 26 नंबर, टू फोर्सेस इतना इतना, एक्स ऑन ए पार्टिकल, हाँ एक्स ऑन ए पार्टिकल डिस्प्लेस्ड, एक्स ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम इतना टू इतना। तो पार्टिकल को डिस्प्लेस उन्होंने कर दिया कहां से, 2,3,4 से 4, 5,4,3 पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, 5 पे पहुंचा है, 2 पे था,
तो कितना का 5 माइनस 2 कितना हो गया 3i कैप, और y कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पे था कितना 3 पे, तो प्लस का कितना 4 माइनस 3 1j कैप, और z कोऑर्डिनेट कितना है 3 और था कहाँ पे 4 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का k कैप, और 2 फोर्सेस इतना इतना 2 फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2 फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स वेक्टर निकाल लो। नेट फोर्स वेक्टर कैसे निकालेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर से सीधा सीधे वेक्टर्स को ऐड कर दो, i को i के साथ ऐड करोगे तो 2i कैप, j को j के साथ ऐड करोगे तो 3j कैप, और k को k के साथ में ऐड करोगे तो 4k कैप, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो अब वर्क डन निकालना, तो वर्क डन इसमें मैंने क्या बताया था, ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ नहीं रह गया, हो गया 2 और यहाँ पे 3, 2 3 जा 9 6, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 3 है तो 3, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना 4 है तो माइनस का 4, 4 6 3 9, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, तो 5 जूल हमारा आंसर हो गया, खत्म। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ए एंड बी, इसमें मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स हैं, देन इसमें निकाला गया है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इसके बारे में बोला गया है। देखो कैसे करोगे, एक को एक से गुणा करा दो, ये आएगा ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, एक से गुणा करा है पूरे ब्रैकेट की, माइनस, अब माइनस बी से गुणा कर जब कराएंगे तो माइनस से बी से गुणा कराएंगे तो ए क्रॉस बी, और ये माइनस का बी क्रॉस बी, और आप भी जानते हो ए क्रॉस ए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो बी क्रॉस बी भी कितना 0, ये कितना आया बी क्रॉस ए, और ये ए क्रॉस बी इसको क्या लिख सकते हो माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी क्रॉस ए, तो ये आंसर हो जाएगा 2 बी क्रॉस ए, आंसर हो गया, खत्म। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ 2 बी क्रॉस ए आ रहा मेरा है ना, ये सही है मेरा, एक बार ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए, और ये आएगा माइनस बी से कराओगे तो ए क्रॉस बी, माइनस का ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी 0, ए क्रॉस ए 0, हाँ ए क्रॉस बी को क्या लिख दोगे माइनस बी क्रॉस ए, हाँ सही है 2 बी क्रॉस ए, सही एकदम सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है जिसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, और 2023 नीट आईआईटी के लिए में ये सवाल आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। कहा है उन्होंने, देखो इसको पहले समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और 5 4 और 3 मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो इधर समझो b का मैग्नीट्यूड 4 है, c का 3 है 4,3, और a का 5 है, तो इसका मतलब क्या है, देखो b ऐसे है, b वेक्टर ऐसे लेते हैं, c वेक्टर बच्चों ऐसे ही होगा, पूछो क्यों, ये है 4 ये है 3, सी वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा, पूछो कैसे, ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मतलब 3 और 4 कैसे जुड़े होंगे 90 डिग्री के एंगल पर, 3 और 4 को कैसे जोड़ा गया होगा 90 डिग्री के एंगल पर, तो मतलब बी और सी के बीच का एंगल, इसमें बहुत सारे मैंने सवाल पूछे हैं, बी और सी के बीच का एंगल, तो बी और सी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। अब किसके किसके बीच का एंगल निकालना है, ए और बी के बीच में, मान लीजिए ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ये थीटा ले लीजिए, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाय बेस 4, और 3/4 होता है tan 37 डिग्री का, नहीं आता तो याद कर लो, तो थीटा बराबर हो गया 37 डिग्री, ये एंगल हो गया 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 53 डिग्री, जो भी निकालना हो निकाल लेना, जिसके जिसके बीच का पूछा जाए सब सामने दे दिया है मैंने। 28 क्वेश्चन हो गए, 29 क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एससी वर्मा से उठाया है मैंने बच्चों। इसको करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है
रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर एंड बीटा विद बी वेक्टर। पहले एक काम कर लेते हैं, ये रहा हमारा ए वेक्टर और ये रहा हमारा बी वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमारा वेक्टर रहा आर वेक्टर। तो अल्फा बना रहा है ए वेक्टर से, बीटा बना रहा है बी वेक्टर से, ये लिख लिया। फिर उन्होंने इसमें कहा है देन अल्फा इज लेस देन बीटा। देखो अल्फा बीटा से छोटा है, इसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, कुछ कोई कंडीशन तो नहीं, तो इस पर विचार करना थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि ये सही हो सकता है। दूसरे वाले ऑप्शन पे जरा विचार करते हैं। इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा से छोटा है यदि ए बी से छोटा है। देखो अगर ए को बी से, देखो रिजल्टेंट किधर भागता है, रिजल्टेंट की मानसिकता ये होती है कि वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ भागना चाहता है, वो झुकाव रखता है बड़े वेक्टर की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ए छोटा होगा तो रिजल्टेंट किधर भागेगा, बी की तरफ। तो ये वाला जो बीटा एंगल हो जाएगा वो फिर छोटा हो जाएगा। इसमें इन्होंने बोला है कि अल्फा छोटा है। इन्होंने कहा कि ए तो छोटा है बी से, तो ए को अगर बी से छोटा करोगे तो रिजल्टेंट भागेगा बी की तरफ। मान लीजिए रिजल्टेंट कुछ ऐसे गया, देखो इसको समझिएगा, रिजल्टेंट कैसे जाएगा, कुछ बी की तरफ उसका झुकाव होगा, मन उसका झुकने का मन होगा बी की तरफ। मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं। तो जब ये बी की तरफ झुकेगा तो अल्फा तो बढ़ जाएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। अगर ए बी से छोटा हो तो अल्फा बीटा से बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया और ए पर विचार करने का मतलब नहीं बनता है। जरा चौथे ऑप्शन पर विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि ए और बी बराबर हैं तो अल्फा बीटा से छोटा है। भाई साहब जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच से जाएगा, हमेशा। काट बांध के रख लो इसको, अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हो गए तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच से निकल के जाएगा, रख लीजिए इसको दिमाग में। और इसमें कह रहा है अल्फा इज लेस देन बीटा, मतलब तुम गलत हो। तो पहली बात तो तीसरा ऑप्शन सही हो चुका, लेकिन उसको पहले कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा ए बी से बड़ा है, तो जब ए बी से बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ए बी से बड़ा होगा तो रिजल्टेंट झुकेगा किधर, ए की तरफ, ए की तरफ झुकाव रखेगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, इतना, और बीटा हो जाएगा इतना। ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा, मतलब अल्फा बीटा से छोटा हो जाएगा। और जो कि ये कह भी रहे, मतलब हाँ, तीसरा ऑप्शन सही। खत्म, तीसरा सही। आ जाओ, तो ये बहुत बढ़िया सवाल, इसमें भी मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। ये फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। फोर्स की वैल्यू नहीं दे रखी, ले लो 20 यूनिट का फोर्स ले लो, 20 न्यूटन का फोर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं, एक फोर्स 37 डिग्री के एंगल पर, ये 20 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री के एंगल पर है। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, मतलब फोर्स का एक्स कंपोनेंट और फोर्स का वाई कंपोनेंट। देखो एक्स कंपोनेंट कैसे लिखोगे, 20 cos 37 और वाई कंपोनेंट 20 sin 37। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, अगर किसी को भी डाउट हो जाकर के मेरे YouTube चैनल पे पढ़ा हुआ है वीडियो इसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, देख लीजिएगा। cos 37 कैसे निकालते हैं इसको देख लो जरा, ये रट्टा मारो आप लोग। tan 37 कितना होता है बच्चों, 3/4। ये 37 रहा, ये रहा 3, ये रहा 4, ये हो गया 5। तो cos 37 हो जाएगा 4/5 और sin 37 हो जाएगा 3/5। रख दो यहाँ पे 20 sin 37 3/5, 5 चौके, ये कितना आ गया 12, और 20 cos 37 है 4/5, 4 चौके 16। तो मतलब वेक्टर जो हमारा आया जाकर के एफ वेक्टर, वो 16 आई कैप आ गया और 12 जे कैप। ऐसे वेक्टर लिखा जाएगा, उसका एक्स कंपोनेंट 16 होगा, वाई कंपोनेंट 12 होगा। खत्म, खत्म कहानी, खत्म।